नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया की सबसे बड़े एनबीएफसी कंपनी है। सबसे बड़े मतलब इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी सबसे बड़े एक एनबीएफसी कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर इसलिए है क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है वो कहाँ से पता चलेगा। देखिए जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको कभी भी पिछले क्वार्टर की तुलना से मतलब पिछले सालों के क्वार्टर की तुलना से कभी भी आपको रेवेन्यूज में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली रेवेन्यूज को बढ़ाते चले गए, उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को पेमेंट किया, सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 2000 करोड़ से 2900 करोड़ बना, उसके बाद 3600 करोड़ बना। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ये पॉइंट्स मुझे तो पॉजिटिव लगा, चलो ठीक है। तो और जो एक पॉइंट्स है जो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा वो है कंपनी का नेट एनपीए। तो नेट एनपीए का जो परसेंटेज है 0.78, उसके बाद 0.41, उसके बाद 0.37। इसका मतलब कंपनी खुद के जो एनपीए है वो लगातार कम करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद के जो एनपीए है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो बैंक ने सॉरी जो फाइनेंस कंपनी ने लोन दिया कस्टमर को वो कितना मार्केट से लोन उठा नहीं पाए, जितना परसेंटेज लोन उठा नहीं पाएंगे उतना ही बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स होगा। तो जितना कम उठा नहीं पाएंगे उतना ही बैंक बैंक और फाइनेंस कंपनी के लिए पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे एनपी एकदम ना के बराबर है, मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो साथ ही साथ जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे तो इसका जो टोटल लैंडिंग कैपेसिटी है अगर देखेंगे 59,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है और कंपनी का 2,56,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका लैंडिंग टोटल कैपेसिटी है। लैंडिंग कैपेसिटी का मतलब है कंपनी कितना लोन कस्टमर को दे सकते हैं। तो देखिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 13% के आसपास पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी पैसे को आप लोन के हिसाब से जरूर दीजिए। मतलब टोटल जो लैंडिंग कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में 13% फाइनेंस कंपनी के पास होने चाहिए, बजाज फाइनेंस के पास होना चाहिए, बाकी पैसा वो लोन के हिसाब से कस्टमर को दे सकते हैं। यही पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने के पीछे यही एक रीजन है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो बजाज फाइनेंस के ऊपर जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो क्या है, कंपनीज के ऊपर देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आर ओ सी आर ओ ई दोनों में आपको धमाका देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि 5 साल में अच्छा था, 3 साल में अच्छा था, 1 साल में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, 1 साल में तो और भी तगड़ा हो चुके हैं। और प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए कंपनी हर साल में एवरेज करके दू तो करीबन 22% के ऊपर आपको सालाना आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। तो एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। और बजाज फाइनेंस के ऊपर बात करूं तो एक अलग लेवल में ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है, एक अलग लेवल में ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डिंग्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर तगड़ा यहाँ पे बाइंग नवंबर मंथ में किए थे, उसके बाद दिसंबर में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया। इसका मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों ही यहाँ पे एक रेंज के हिसाब से देखने को मिला है। तो इंस्टीट्यूशन जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कंपनीज के ऊपर तो तगड़ा जर्नी आपको देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कोई भी स्टेक को नहीं बेचा और एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा था फिर भी वो बाइंग करने स्टार्ट कर चुके हैं और वही लेवल में आ पहुंचा है जो प्रीवियस डेटा था। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए एक कप विद हनी पैटर्न्स बनने जा रहे थे, एक्चुअली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था, ब्रेकआउट मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला तो इसलिए मैंने ट्रेड अभी तक नहीं लिया। तो मैं इंतजार करूंगा जब कोई मौका मिले, कोई फिर से एक नया ट्रेड मिले तो उस ट्रेड के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो जिस तरीके से अभी करेक्शन हो रहा है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रांगली सपोर्ट है इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वापस जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो कब रिटेस्ट करेगा कब वापस जाएगा वो तो बाद में ही पता चलेगा देखने में। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर वॉच करिए, स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं सिर्फ
एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई टिप्स दूँ। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी को टिप्स देना मतलब नहीं चाहिए। तो प्लीज़ काम करना है तो सोच कर काम करिए, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका इंतजार था वो उसी पल का यहाँ पे सिचुएशन कंपनी दिखा रहा है। लगातार कंपनी ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। अगर देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे पिछली बार की तुलना से कंपनी का सेल्स कम हुआ, मगर लगातार कंपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी में उतना ज्यादा सेल्स अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी अभी भी बिजनेस जो है वो फुलफिल भावे स्टार्ट नहीं हो चुके हैं। मतलब फुलफिल के सिचुएशन के हिसाब से स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो उस बेसिस में कंपनी का टाइम लगेगा और भी अच्छा खासा ग्रोथ होने में। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 330 से 668 करोड़ बना था, अभी 294, मतलब 50% कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। तो कोई बात नहीं, कंपनी के बिजनेस का जर्नी तो कंटिन्यू बढ़ने वाले है। तो जब बढ़ेंगे तब इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। और मजेदार बात यही है इस कंपनी के ऊपर, अगर मैं इस कंपनी के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड देखिए अगस्त में बाय किया था, सितंबर में सेल कर दिया, अक्टूबर में सेल किया, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया गया है। मतलब इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर इस जियो फाइनेंस के बारे में चर्चा करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का कैपेक्स। देखिए कंपनी का जो कैपेक्स है वो एकदम ना के बराबर है। मतलब इस बार जो कैपेक्स देखने को मिलेगा आपको एकदम जीरो है। पिछले बार का जो कैपेक्स है वो भी जीरो था। मतलब अभी तक कैपेक्स को कंपनी नहीं बढ़ाया, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस पैसा लेकर स्टार्ट किया है वो बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे तो कंपनी का कैपेक्स खुद आपको ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के जो पॉइंट्स है, अगर आरओई आपको देखने को नहीं मिलेगा, आरओसी आरओई, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ना होने के कारण आरओसी आरओई देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा बहुत तगड़ा, और डेप्थ एकदम जीरो है। तो कुछ पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो जब यहाँ पे इस रेंज को टच किए थे तब मैंने एंट्री लिया था, और धीरे धीरे करके वो टारगेट को भी अचीव किए। बाकी देखिए फिर से एक बार एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो मैं इंतजार कर रहा था, इस लेवल को टच किया, अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बने तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयारी करूंगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से राय रखे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस के ऊपर मैं पहले बोल चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं। वर्ल्ड में रैंकिंग कंपनी है। अगर इसके मैं डेटा के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी टोटल जो बिजनेस है वो नॉर्थ अमेरिका में करते हैं। 69%, ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो कंपनी का जो बिजनेस है वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। यूरोप में 25% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 5% के आसपास। कंपनी के टोटल जो बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर है, 94% के आसपास। और जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 5.29% के आसपास देखने को मिले। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, अच्छा खासा रेवेन्यूज यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ खासियत ही नहीं है। अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में चर्चा करूं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज में कंपनी का 4% मार्केट शेयर है। बाकी देखेंगे कंपनी का जो ग्रोथ है, आरओसी एंड आरओई, आपको हमेशा आपको तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो 30% के ऊपर एवरेज आपको लास्ट 10 ईयर देखने को मिल जाएगा। और डेप्थ उस कंपनी का जीरो है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और मजेदार बात यही है कि इन्फोसिस के ऊपर जो म्यूचुअल फंड ने लगातार जो इस कंपनी के ऊपर बाई कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है वो देख लीजिए। म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा क्वांटिटी सेल करेंगे और छोटे से छोटे क्वांटिटी करते चलेंगे, क्योंकि इतने बड़े कंपनी है, इसमें अचानक कोई बड़े बाइंग और बड़े सेलिंग आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं तो इन्फोसिस के ऊपर एक लंबा सा जर्नी होने के बाद एक मैं ट्रेड ले चुका हूं। जो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना, आपके यहाँ पे रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोलिए, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो मैं टारगेट लेकर चलो, मेरा जो टारगेट है इस कंपनी के ऊपर करीबन 2010 के आसपास, 2010 के आसपास मेरा टारगेट बनेगा। तो अगर टारगेट बने तो 26% के आसपास यहाँ पे टारगेट बनने का चांसेस है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं जरूर कमेंट्स करना। और ये टारगेट मेरा खुद का है, मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज रिसर्च करके काम करना, आपका एडवाइजर के हिसाब से बातचीत करके, एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है गुडलाक इंडिया लिमिटेड। तो गुडलाक इंडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मगर कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया है। 400 से डायरेक्टली 1000 तक चला गया।
400 से 1000 मतलब कंपनी आपका फंड दो मतलब एटलीस्ट देखा जाए तो 1.5 गुना कर दिया। और इसी बेसिस में मुझे लग रहा है कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 14 फरवरी में कंपनी फिर से एक बार 3 रुपये करके डिविडेंड देने वाला है। और इस डिविडेंड पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करके काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।